इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अनिल सर हाय, गुड आफ्टरनून। अनिल सर, जो कल नंबर्स आए, अच्छा शायद थोड़ा डिसअपॉइंट कर गए स्ट्रीट को। जो आपकी क्वार्टर परफॉर्मेंस थी, रेवेन्यू में बढ़िया 17% का मोमेंटम था, पर उसके सामने एबीटा केवल 9% बढ़ा। अरे रिजल्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। उसके सामने एबीटा 9% बढ़ा और मार्जिन थोड़ा सा 70 बेसिस पॉइंट्स के आसपास कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ये ऑपरेशनली थोड़ी सी जो दिक्कत दिख रही है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुए हैं, उसके पीछे कोई खास वजह अनिल सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा कि जून मई और जून में जो मेटल्स की जो एलएमई थी, कॉपर एल्यूमिनियम की, बहुत ज्यादा बढ़ी, स्पेशली कॉपर की, और बहुत ज्यादा उसके अंदर उछाल आया और वो अचानक फिर जुलाई में गिर गई। जुलाई और अगस्त में वो म्यूटेड रही। तो उससे जो रिटेल की जो इन्वेंट्री रहती है, हाउसवेयर की, फ्लेक्सिबल्स की जो रिटेल की इन्वेंट्री रहती है, उसमें इमीडिएटली प्राइस करेक्शन करना पड़ा। हमने किया, सभी कंपनियों ने किया, बिकॉज अदरवाइज डीलर्स माल नहीं उठाते हैं, डीस्टॉकिंग होती है। तो यही रीजन है कि ओवरऑल इसका आधा पौना % इम्पैक्ट आया। बट अगर आप इसको पूरी छमाई में, पूरे 6 महीनों में देखेंगे, अप्रैल टू सितंबर, उसमें जो हमारा एबिटा है वो 10.88% रहा है, जो एज पर अवर गाइडेंस है। तो देखिए, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी भी एक कमोडिटी प्रोडक्ट्स के अंदर एक मार्जिन्स को इंश्योर नहीं कर सकते। माइनर इम्पैक्ट और माइनर वेरिएशन कैन कम, बट अगर हम पूरे साल पर इसको एवरेजिंग करेंगे तो जो हमारा गाइडेंस है 10.5 से 11% एबिटा का, वो मेंटेन रहेगा और हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। हाँ नहीं, पहली छमाही का देख लूं तो सही कह रहे हो आप, इंटैक्ट है मार्जिन। 10.1% थे पिछले साल पहली छमाही में, इस बार 10% है। हाँ, साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब देख रहे थे, पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्शन था। करेक्ट करना पड़ा प्राइसेस को, मतलब आपको अपने प्राइसेस को थोड़ा सा कूल ऑफ करना पड़ा था, ये उसका खामियाजा था। और जब आप कह रहे हो इनपुट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉपर, स्टील प्राइसेस, H2 में क्या आउटलुक है अनिल सर? क्योंकि हैं तो अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे ये प्राइसेस ऑफ लेट। देखिए, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो मेटल्स में हमेशा होती है। हाँ हाँ। लेकिन ये जो कर्व थी ना, ये बड़ा शार्प कर्व था। जून से जुलाई में बहुत ज्यादा बढ़ के ऑलमोस्ट $10,000 कॉपर हो गया, और उसके एलएमई पर, और जो अचानक फिर वो 91 92 से डॉलर 10% गिर गया। तो जब ऐसी स्थिति में जो डीलर्स हैं वो बैक सीट ले लेते हैं। कंपनीज को तो इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है अपने फैक्ट्रीज में भी, डिपोज में भी, बिकॉज आपको इंस्टेंट डिलीवरी देनी होती है। तो ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है ना बिजनेसेस में, आधा % का, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। बट मैं फिर भी इसमें अपने इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करूंगा कि पूरे साल में हमारा ये इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और ये एवरेजिंग होकर हम इंप्रूव करेंगे। नहीं, क्योंकि गजब की कंपनी रही है केईआई, तो रूम फॉर एरर नहीं रहता ना। तो थोड़ा सा बाजार को झटका लग गया, तो आपके एश्योरेंस की जरूरत है और कुछ नहीं। क्योंकि सुबह हाईलाइट किया जा रहा था कि तीनों सेगमेंट, चाहे वो केबल्स एंड वायर्स हो और छोटे ही सही स्टेनलेस स्टील वायर, ईपीसी प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्शन हर जगह मार्जिन्स का देखने को मिला था। अब जब मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होकर सिंगल डिजिट की तरफ आ गए इस क्वार्टर में, आउटलुक कैसा है मार्जिन्स का? क्या सब्सिक्वेंट Q3 में इंप्रूवमेंट देखूंगा मैं? आपने अब तक वो गाइडेंस का बैंड 10.5 से 11% मेंटेन कर रखा है। पहली छमाही में 10% के मार्जिन्स अपन ने क्लॉक करे हैं। तो या तो आप उस बैंड पे कन्विक्शन रख रहे हो, तो इसका मतलब मैं मान के चलूं दूसरी छमाही में अब हालात मार्जिन के फ्रंट पे अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आएंगे, या फिर वो गाइडेड बैंड को आप रिड्यूस कर रहे हो? अनिल सर, क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं गाइडेड बैंड को बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर रहा हूं। बैंड यही रहेगा, 10.5 से 11% के 11 बीच का। में ही हाँ मार्जिन्स रहेंगे पूरे साल में। हाँ। ठीक है, एक क्वार्टर में ये इम्पैक्ट हुआ है, बट इसको हम आगे इंप्रूव करेंगे और मेंटेन करेंगे। परफेक्ट है। तो इसका मतलब अगर आप गाइडेड बैंड 10.5 से 11% का है,
पहली छमाही में 10% के मार्जिन रहे दोनों क्वार्टर्स मिला के, तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आप मान के चलो मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अनिल सर, 17% की ग्रोथ, उसको लेकर कोई इशू नहीं। इस बार रेवेन्यू 17% थे Q2 में, इवन पहली छमाही के रेवेन्यू 17% रहे हैं। और FY25 की रेवेन्यू गाइडेंस आपने दे रखी थी 15 से 17% की, तो उसके टॉप एंड के करीब ही हम चल रहे हैं, उसको लेकर कोई कंसर्न नहीं। अब क्योंकि सेकेंड हाफ आमतौर पे वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री के लिए Q3 और Q4 ज्यादा अच्छा समय होता है, कहा जाता है सीजनली, शायद इसीलिए आप मार्जिन को लेकर भी कन्विक्शन लेके बैठे हो। ये गाइडेड बैंड यही रहने वाला है 15-17 का, कि अब भरोसा बढ़ रहा है, अच्छा समय आने वाला है अगली छमाही, तो गाइडेड बैंड बढ़ा नहीं दिया जाए? अच्छा करना ज्यादा जरूरी है बजाय गाइडेंस बढ़ाने की। तो अगर हम गाइडेंस से ज्यादा करेंगे तो आई थिंक इन्वेस्टर्स ज्यादा ज्यादा खुश होंगे। नहीं, अगर आप बढ़ा देते ना तो हमारा थोड़ा सा और कन्विक्शन और बढ़ने लगता। ठीक है, लेकिन सही बात है, कंजर्वेटिव रखो, ओवर डिलीवर करो, ज्यादा पसंद आता है। बिना बात के ओवर पॉजिटिव हो जाओ और मामला गड़बड़ा जाए तो मजा नहीं आता। पर अनिल सर, हैंड ओवर हार्ट ऐसा लग रहा है ना कि 17% तो बीट कर दूंगा। बिल्कुल, ये कन्विक्शन काफी है। अच्छा, हाल में सितंबर के एंड में अपडेट आया था, मतलब पिछले महीने के एंड में, वो 21-22 सितंबर की शायद बात थी, जब आपने केपेक्स का अपडेट दिया था कि कोई लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज का वो केबल्स का डिवीजन अलवर राजस्थान में वो कमीशन कर दिया, यानी कि उससे कामकाज शुरू हो गया है। कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट था, कितनी एडिशनल कैपेसिटीज कमीशन होके आई हैं, और इस समय ऑनगोइंग केपेक्स रिलेटेड, कैपेसिटी एक्सपेंशन रिलेटेड अपडेट्स क्या है अनिल सर? देखिए, ये हमारा पथरेड़ी में भिवाड़ी एरिया में पथरेड़ी में ये एक प्रोजेक्ट कमीशन हुआ सितंबर में। हाँ। और ओवरऑल इसके ऊपर रफली 160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पिछले साल में और इस साल में, टोटल कैपेक्स मिलाकर। और इसकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो रफली 700 से 750 करोड़ रुपए सालाना की है। तो बेसिकली इसके अंदर अगले 6 महीने का जो आउटपुट है वो आएगा, और वही उसी से हमारी ग्रोथ आएगी। बिकॉज जो कैपेसिटी है हमारी पहले भी चोक थी, तो हमने एग्जिस्टिंग प्लांट्स में ही ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस करके अपनी कैपेसिटीज को डी बॉटलनेक किया है। और क्योंकि जो नया ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है सानंद में, उसका जो कमीशनिंग है वो एक फर्स्ट फेज का वो नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। और पूरा प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट होते होते दिसंबर से मार्च हो जाएगा। दिसंबर 2025 के करीब तक आना चाहिए, या हो सकता है मार्च फोर्थ क्वार्टर भी हो सकता है। और वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर LT, HT, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, सभी प्रोडक्ट्स की हम कैपेसिटी एनहेंस कर रहे हैं। ओके। अच्छा, इस बोर्ड मीट में अनिल सर एक और अनाउंसमेंट आया, रिजल्ट अपनी जगह था, 2000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को मंजूरी मिली, अप टू 2000 करोड़ रुपीस वाया QIP, शेयर जारी करके आप लोग पैसा जुटाने का मन बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? मैं नेट डेट देख रहा था, ऐसे कोई, वो तो मिनिस्क्यूल सा अमाउंट है नेट डेट के नाम पे, तो ये ग्रोथ कैपिटल चैनलाइज करने की तैयारी हो रही है, पैसा क्यों उठा रहे हो? देखिए, जो हमारा जो सानंद में जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसमें रफली 1800 से 1900 करोड़ का कैपेक्स है। और हमने इसको दोबारा रिवर्क किया कि, और इसके अंदर बाद में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आएगी। तो अगर हमें नेट डेट फ्री रहना है तो ये फंड रेस करने से कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बेटर रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया। अभी इस समय ये सिर्फ इनेबलिंग रेजोल्यूशन है, मंजूरी लेकर रख ली है, या जल्दी आप लोग टैप भी करने आओगे मार्केट्स को? नहीं, हम इसको हम टैप भी करेंगे मार्केट्स को, हमारा, बट एग्जैक्ट अमाउंट्स अभी निकल के आएगा अगले हफ्ता भर में। बट इसको ये हमने जो रेजोल्यूशन पास किया है, इसका मकसद है कि हम मार्केट में QIP लेकर आए। ओके। अच्छा, केबल्स एंड वायर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रिगर्स बहुत ऑब्वियस हैं इस इंडस्ट्री के। देश बढ़ेगा, आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी, केपेक्स पे खर्च होगा, आप उससे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाओगे, वो अपनी जगह। पर नियर टर्म अनिल सर, डिमांड आउटलुक है कैसा? बीच बीच में खबरें आती हैं कि थोड़ा सा पस पड़ रहा है, मतलब नॉट वायर्स एंड केबल्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको?
देखिए, हमारी इंडस्ट्री जो है ना एनर्जी से जुड़ी हुई है, और एनर्जी सेक्टर के हर सेगमेंट में बहुत सब्सटेंशियल ग्रोथ है इस वक्त। हाँ। और आगे आने वाले कई सालों में ये बना रहेगा। एनर्जी सेक्टर में आप चाहे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, या रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर, विंड, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, सभी ग्रोथ पर हैं। और इसके अलावा जो पावर का जो यूटिलाइजेशन जहां होता है डाटा सेंटर्स में, या रियल एस्टेट में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में, वो भी बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली जो भी पावर डिमांड, पावर जो है पहुंचेगी यूजर के पास, वो भी केबल के थ्रू ही पहुंचती है। तो हमें लगता है कि इस सेक्टर में अगले आने वाले कई सालों में, एक डिकेड तक बहुत सब्सटेंशियल ग्रोथ रहेगी, और आगे भी चलती रहेगी। अच्छा, मैं इसीलिए नियर टर्म डिमांड एनवायरनमेंट जानना चाहता था कि इन केस, क्योंकि चाइना की सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है आजकल, वो जब देखो स्टिमुलस अनाउंस कर देते हैं तो आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस भी आप भी नजर रखते होगे, एकदम से भागने लगते हैं। तो नियर टर्म डिमांड एनवायरनमेंट से मेरा मतलब था कि अगर एक्सेसेस आए तो उसे आसानी से पास ऑन किया जा सकता है, मार्केट इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे, या उसका ओवरहैंग थोड़े टाइम के लिए आपको बर्डन झेलना पड़ेगा, मैं ये जानना चाहता था। देखिए, हमेशा इनपुट कॉस्ट बढ़ती रही हैं, घटी भी हैं, लेकिन हमेशा इंडस्ट्री उसको आगे पास ऑन करती है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन्स जो है ना, एक लिमिटेड मार्जिन्स हैं, और कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो जो भी प्राइस इंक्रीजेज आते हैं इनपुट कॉस्ट में, वो इमीडिएटली पास ऑन किए जाते हैं एंड यूजर को या कस्टमर को। ना बिल्कुल ठीक। अच्छा, दो की ट्रिगर्स जिसको मैं बहुत कीनली वॉच आउट करता हूं, क्योंकि वो यहां से जो प्रोफाइल में चेंजेस हैं उस पर पैनी नजर। एक तो एक्सपोर्ट्स, जिसको लेकर ऑफलेट आप बुलिश थे कि शायद 11% एक्सपोर्ट का मिक्स है कुल रेवेन्यूज में, बढ़ा के FY25 में 15% ले आएंगे हम लोग। कहां खड़े हैं हम लोग, क्या प्लान्स हैं आपके? दूसरा, क्योंकि ये आई एम अज्यूमिंग एक्सपोर्ट रियलाइजेशन के फ्रंट पे आपके लिए ज्यादा फायदेमंद चीज है। दूसरी, ऐसे ही B2C का ट्रांजिशन उतना ही फायदेमंद है। जब आप डायरेक्टली हमको बेचते हो तो शायद ज्यादा कमा लेते होगे, तो उसमें रिटेल सेगमेंट पे जो खास थ्रस्ट दे रहे हो उसका क्या अपडेट है? देखिए, एक्सपोर्ट हमारा 13 से 14% इस साल रहेगा। और जहां तक B2C का जो सेगमेंट है, वो तो ऑलरेडी काफी ग्रो किया है इस 6 महीने में। जो पिछले साल हमारा B2B B2C 47% था, इस छमाही में, इस 6 महीने में 55% आ गया है। तो B2C का तो 36% ग्रोथ हुआ है इन 6 महीने में, कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो B2C के ऊपर हमारा फोकस है, एंड इट इज ग्रोइंग। बहुत है। शॉप वॉप पे जाओ तो KEI चमकता रहता है आजकल, मुंबई में भी। खैर, एक सवाल मैं लेके आया था लेकिन मुझे लगता नहीं पूछने की जरूरत है। वो FY24 में आपके कुल रेवेन्यूज 8100 करोड़ रुपीस थे, तो FY28 में पढ़ रहा था कि 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज हम टारगेट कर रहे हैं। पर जब CAGR करा मैंने उसका, तो 14, 15, 16% बैठता है। उस रेट से तो कंपनी वैसे भी ग्रो कर रही है और आपकी गाइडेंस भी है, तो शायद अचीवेबल है। अचीवेबल है ना? आप हाँ बोल दो बस, इजी। हाँ, बिल्कुल अचीवेबल है, उससे ज्यादा अचीव करेंगे। हाँ, वो मुझे भी दिखा जब आपने वो देखने में नंबर बहुत बड़ा दिख रहा था, पर वो एक्चुअली 16-17% CAGR तो डिलीवर कर ही रही है कंपनी, तो कर लेगी। ठीक है, ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पे। अनिल सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, जो कंसर्न्स थे उसको ब्यूटीफुली एड्रेस करने के लिए। मेरे ख्याल से मार्जिन फ्रंट पे खास तौर पे जो कंसर्न्स थे, बढ़िया तरीके से अनिल सर ने एड्रेस कर दिए हैं। स्टॉक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन